चलिए, सो चैप्टर 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं उसको ख़त्म करते हैं। आई थिंक मेरा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बाकी है। चलिए एक बार मैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, ठीक है, तो मैं अपने पीपीटी के हिसाब से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आगे पीछे हो सकता है। चलिए मैं पहले शुरू कर रहा हूँ ESG बॉन्ड। ठीक है, ESG बॉन्ड शुरू कर रहा हूँ। ESG बॉन्ड का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस बॉन्ड। इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस बॉन्ड्स, रिवाइज करा रहा हूँ, सुनिएगा। इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड, एक होता है टारगेट बेस्ड। एक होता है प्रोजेक्ट बेस्ड, एक होता है टारगेट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड में फर्दर दो कैटेगरीज हैं, ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड का पैसा कहाँ लगेगा? ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में। सोशल बॉन्ड का पैसा कहाँ लगेगा? सोशल कॉजेज़ में, जैसे पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। एक होता है टारगेट बेस्ड। टारगेट बेस्ड में क्या होता है कि एज सच कोई मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये बॉन्ड इन्वायरमेंट पे लगेगा या ये बॉन्ड सोशल कॉजेज़ में लगेगा। ठीक है, वो एक अमाउंट वाइज, ठीक है, कहीं भी वो पैसा एलोकेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, देखिए ESG बॉन्ड्स के दो टाइप्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड, टारगेट बेस्ड। प्रोजेक्ट बेस्ड में क्या है कि एक आपको एक एरिया दे दिया गया है, ठीक है, कि हम ये जो बॉन्ड से जो भी हमको प्रोसीड मिलेगा, जो भी हमें पैसा मिलेगा, ये बॉन्ड हम इसी जगह यूज़ करेंगे। जैसे ग्रीन बॉन्ड है तो नाम से क्लियर है कि इसमें हम जो भी पैसा रेस करेंगे वो हम एनवायरनमेंट में लगाएंगे। सोशल बॉन्ड, इससे हम जो भी पैसा यूज़ करेंगे वो सोशल कॉजेज़ में लगाएंगे। एक होता है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। देखिए इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि ये पैसा कहाँ यूज़ होगा, लेकिन ये पैसा कहीं भी यूज़ हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी यूज़ हो सकता है, सोशल कॉजेज़ में भी यूज़ हो सकता है। तो ये होता है टारगेट बेस्ड। नेक्स्ट है यूरो इशूज़ बाय इंडियन कंपनी। इसमें ADR, GDR, IDR। अच्छा, मैं इसका सोल बता रहा हूँ, क्रक्स बता रहा हूँ, सुनिएगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल अगर लूँ तो टाटा की, तो टाटा हमारी जो है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। मतलब जिसको ख़रीदना है, बेचना है, वो अपना स्टॉक एक्सचेंज में जाके ख़रीद बेच सकता है। बट अगर कोई फॉरेनर है, ठीक है, वो नैस्डैक में जाएगा या और बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा तो वहाँ पे उनको टाटा का शेयर्स नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इंडिया के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ और वहाँ पे चेक करता हूँ टाटा का शेयर, तो वहाँ पे टाटा का शेयर नहीं दिखेगा। मतलब अगर किसी फॉरेनर को शेयर खरीदना है या शेयर बेचना है तो वो नहीं खरीद बेच सकता है। अब देखिए, अगर मेरा शेयर बाहर भी लिस्ट हो जाए तो इसका बेनिफिट ये होगा कि बाहर के भी लोग खरीद बेच सकेंगे, मतलब मेरी मार्केटेबिलिटी शेयर्स की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है, ये एक तरीका है, एक लीगल तरीका है कि मैं अपने शेयर्स को बाहर भी लिस्ट करा सकता हूँ। देखिए इंडियन इकोनॉमी वाइज या इंडियन स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में डुअल लिस्टिंग अलाउड नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डुअल लिस्टिंग अलाउड नहीं है। डुअल लिस्टिंग का मतलब कि हमारा शेयर NSE BSE में भी लिस्ट हो जाए और हमारा शेयर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक में भी लिस्ट हो जाए, अलाउड नहीं है। डुअल लिस्टिंग अलाउड ही नहीं है। ठीक है, डुअल लिस्टिंग अलाउड नहीं है। अच्छा, तो अब इसी का एक तरीका है। एक तरीका क्या है? GDR, ADR, IDR। देखिए इसमें होगा क्या, पर्पस वही है कि हम चाहते हैं कि हमारा शेयर बाहर भी लिस्ट हो, बाहर के भी लोग खरीदे बेचें। लेकिन इसका तरीका क्या, सुनिएगा। टाटा पहले क्या करेगा, अपने कुछ शेयर्स की बंडलिंग करेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे सुनिए। कुछ शेयर्स की पहले बंडलिंग करेगा। जैसे मान लीजिए उसने 10 शेयर का बंडल किया। ठीक है, पहले वो बंडलिंग करेगा। 10 शेयर इक्वल्स टू 1 डिपॉजिटरी रिसीट बनेगा। 10 शेयर इक्वल्स टू 1 डिपॉजिटरी रिसीट बनेगा। उस बंडल्ड शेयर को वो डोमेस्टिक कस्टोडियन को हैंड ओवर कर देगा। उस 10 शेयर को या उस बंडल को डोमेस्टिक कस्टोडियन को हैंड ओवर कर देगा। फिर उस डोमेस्टिक कस्टोडियन का टाई अप होता है बाहर के बैंक के साथ, जो डिपॉजिटरी बैंक होती है बाहर की, उनके साथ टाई अप होता है। तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं लिस्टिंग वगैरह की, वो सारी डिपॉजिटरी बैंक करेगी। सर डोमेस्टिक कस्टोडियन कौन होता है? वो एजेंट होता है। ठीक है, वो हमारा इंडियन एजेंट होता है। अच्छा, तो सारी फॉर्मेलिटीज़ लिस्टिंग वगैरह की जो हमारी डिपॉजिटरी बैंक होती है वो करेगी। तो ये प्रोसीजर होता है। अच्छा, मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरा शेयर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, ठीक है, नैस्डैक में लिस्ट हो, तो हम क्या इशू करेंगे? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के अलावा कहीं भी लिस्ट हो जाए, मतलब यूरोप में, सिंगापुर में, चाइना में, कहीं भी लिस्ट हो जाए, तो हम क्या इशू करेंगे? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। बाहर वाली कंपनी चाहती है कि उनका शेयर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में NSE BSE में लिस्ट हो, तो वो क्या इशू करेंगे? IDR।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो क्या इशू करेंगे, IDR। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं कुछ इंडियन कंपनीज़ का जिनका ADR इशू हो चुका है, तो इन्फोसिस है, ICICI बैंक है, विप्रो है, टाटा मोटर्स है, ठीक है। और अगर IDR का एग्जांपल दूं तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC लिमिटेड, बट अब ये इन्होंने अब ये नहीं है, ठीक है, बट फ़िलहाल आपके एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है बुक में। अच्छा, वो मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया, कैसे प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। अब मैं PPT वाइज देख लूँ और मेरे एंड से क्या बाकी है आप लोग का। ECB आई थिंक मैंने समझा दिया था आप लोग को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं फुल्ली हेज बॉन्ड्स, ठीक है। अब ये सारी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। फुल्ली हेज बॉन्ड्स क्या होते हैं, सुनिए। मैंने फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया, मतलब कि हमें इसमें इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा और प्रिंसिपल भी फॉरेन करेंसी में देना पड़ेगा। मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, मैंने फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया, मतलब आप एग्जाम्पल ले लीजिए FCCB का। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। दिक्कत क्या है उसमें कि हमें इंटरेस्ट भी फॉरेन करेंसी में देना है और प्रिंसिपल भी फॉरेन करेंसी में देना है। पंगा क्या होगा, दिक्कत क्या होगी, सुनिएगा। देखो, अगर इंडियन करेंसी भी देना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, फॉरेन करेंसी भी देना है तो फॉरेन करेंसी अगर फ्यूचर में बढ़ गई तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें। फॉरेन करेंसी बढ़ गई तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई आज मान लीजिए 70 रुपये चल रहा है, कल 80 रुपये चल रहा है, तो हमको 80 रुपये रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने $10,000 का बॉन्ड इशू किया, $10,000, उस पर हमें देना है 10%, मतलब कितना, $1,000, $1,000 सॉरी, $10,000 का बॉन्ड है और 10% देना है इंटरेस्ट, तो कितना, $1,000। अब पहले डॉलर का रेट था 70, अब हो गया 80, तो पहले के हिसाब से हम कितना देते हैं, 70 इंटू 1000, 70,000 रुपये सालाना इंटरेस्ट। अब हम कितना देंगे, 80,000 रुपये सालाना इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली हमारे लिए महंगा पड़ गया ना। प्रिंसिपल अब फ्यूचर में 5 साल बाद हमें प्रिंसिपल पे करना है, अभी 70 चल रहा है, 5 साल बाद मान लीजिए 90 रेट हो गया तो 90 के हिसाब से देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आज ही हम क्या करते हैं, बैंक के साथ टाई अप कर लेते हैं और बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बैंक के साथ जो भी इंटरेस्ट और जो भी प्रिंसिपल का रेट है हम आज ही फिक्स कर लेते हैं, जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सारा रेट फिक्स कर लेते हैं आज ही। तो इससे क्या होता है कि हमारी सिचुएशन हेज्ड हो जाती है, ठीक है, प्रोटेक्टेड हो जाती है सिचुएशन, ठीक है। अब मार्केट में कुछ भी हो, रेट बढ़े घटे कुछ भी हो, हमारा रेट फिक्स हो गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं फुल्ली हेज बॉन्ड, जिसमें हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है, मतलब उसका रेट फिक्स कर लेते हैं। अब एक होता है मीडियम टर्म नोट्स, अब सुनिएगा मीडियम टर्म नोट्स क्या होता है। कुछ कंपनीज़ हैं जिनको फ्रीक्वेंटली पैसा उठाना रहता है मार्केट से, कुछ कंपनीज़ हैं जिनको फ्रीक्वेंट पैसा उठाना रहता है मार्केट से। तो अब वो बार बार नया इशू करेंगे, ठीक है। अब नए इशू में फॉर्मेलिटीज़ बार बार होती हैं, ठीक है। सेबी के चार्जेस होते हैं, ठीक है। फिर आपको अंडर राइटर की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है, टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो मीडियम टर्म नोट्स में क्या है, ये एक प्रोसीजर है, ये एक शॉर्टकट है। आप क्या करो, आपको एक गिवन टाइम फ्रेम में आपको जितना भी मार्केट में पैसा इशू करना है, जितना भी मार्केट में सिक्योरिटी इशू करनी है, उसकी फॉर्मेलिटी आप एक ही बार में कर लो। तो क्या होगा, फ्यूचर में अब आपको इशू करना है तो आपको फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक साल में 4 बार पैसा रेज़ करता हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैंने अप्रैल में इशू किया बॉन्ड, तो उसकी फॉर्मेलिटी अप्रैल में करूँगा, टैक्सेस अप्रैल में पे करूँगा, ब्रोकर वगैरह सारे खर्चे अप्रैल में पे करूँगा। फिर मान लीजिए मुझे से सपोज़ जुलाई में इशू करना है तो जुलाई में फिर फॉर्मेलिटीज़ करूँगा, फिर अक्टूबर में। तो ऐसे बार बार फॉर्मेलिटी करने में दिक्कत होती है। आप क्या करो, अप्रैल में ही चारों जो आपकी इशू होने वाले हैं फ्यूचर में, उसकी फॉर्मेलिटी अप्रैल में कर दो, सारी फॉर्मेलिटी। ये होता है मीडियम टर्म नोट्स, ठीक है। उसके बाद फॉरेन करेंसी ऑप्शंस क्या होते हैं, सुनिएगा। फॉरेन करेंसी ऑप्शन ये होता है, देखिए, एक तो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि जिसमें आपने रेट फिक्स कर लिया बैंक के साथ। ऑप्शन में क्या है कि रेट तो आपने फिक्स कर लिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्यूचर में बैंक को या चलिए एक बार मैं बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्यूचर में आप वो रेट पे एक्सरसाइज करो या ना करो। मतलब सुनिएगा,
मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के साथ कि मैं 3 महीने बाद आपको $10,000 ₹70 में बेचूंगा। 3 महीने बाद $10,000 ₹70 में बेचूंगा। 3 महीने बाद मार्केट का रेट हो गया ₹80। अब आप बताइए मेरे लिए क्या एडवांटेजियस है, मार्केट में ₹80 में बेचना कि स्टॉक एक्सचेंज को ₹70 में बेचना? डेफिनेटली मार्केट में ₹80 में बेचना। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखिएगा फॉरेन करेंसी ऑप्शन में आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन मिल रहा है ना भाई, आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो आपके ऊपर है सारा कुछ, आप मार्केट में बेच दो या कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। अब एक होता है फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स, ये वही चीज़ है कि आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या करते हो, रेट लॉक कर लेते हो कि हम 3 महीने बाद आपको $10,000 बेचेंगे, ठीक है। ये होता है फ्यूचर्स। ध्यान रखिए फॉरवर्ड जो होता है वो बैंक के साथ होता है, ठीक है, ये किसी भी पर्सन के साथ हो सकता है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं होता है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपके स्टॉक एक्सचेंज के साथ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई नेगोशिएशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ होता है, इनका लॉट और इनका रेट फिक्स रहता है। बैंक के साथ, किसी अदर पार्टीज़ के साथ आप थोड़ा बहुत रेट नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपके फ्यूचर्स हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज पे होता है, लेकिन जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अंडर द टेबल होता है, वो किसी भी बैंक के साथ, किसी भी आउटसाइड पार्टी के साथ आप कर सकते हो। अच्छा, फॉरवर्ड में आप रेट नेगोशिएट कर सकते हो, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में लॉट फिक्स रहता है, पहले से फिक्स रहता है। ऑप्शंस में आपको एक प्रिविलेज मिलता है कि आप मन हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, नहीं तो आप मत करो। तो इसमें प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक टर्म है आपका यूरो कन्वर्टेबल ज़ीरो बॉन्ड, तो नाम से ही क्लियर है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। फिर एक है यूरो बॉन्ड विद इक्विटी वारंट्स। इसमें क्या है कि आपने मान लीजिए मार्केट से बॉन्ड खरीदा, आपने एक मार्केट से बॉन्ड खरीदा ₹100 का, उसमें नीचे एक स्लिप मिली आपको, डिटैचेबल स्लिप मिली। उस स्लिप में क्या है कि वो स्लिप आपको राइट देता है कि आप फ्यूचर में इस कंपनी का इक्विटी खरीद सकते हो। वो स्लिप आपको राइट देता है कि आप फ्यूचर में इस कंपनी का इक्विटी खरीद सकते हो। से सपोज़ मैंने ₹100 का बॉन्ड खरीदा, उसमें मुझे नीचे वो मान लीजिए फ्री में मिला, मुझे नीचे एक स्लिप मिल गया, मुझे डिटैचेबल स्लिप, मैं उसको काट के अलग कर सकता हूँ, ठीक है, अलग से रख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मुझे बॉन्ड पे तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो वारंट एक तरीके से फ्री मुझे मिल गया कि मैं चाहूँ तो फ्यूचर में उतने रुपए का मैं कंपनी की इक्विटी ले सकता हूँ फ्यूचर में, ठीक है। वो होता है यूरो बॉन्ड्स विद इक्विटी वारंट्स। ESG मैंने आपको समझा दिया, यूरो इश्यूज़ मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट है कॉन्टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ फंडिंग। देखिए कॉन्टेम्परेरी सोर्स ऑफ फंडिंग ये नया टॉपिक है, आई थिंक 1 साल पहले ये टॉपिक नहीं था आपके सिलेबस में। तो कॉन्टेम्परेरी सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या है? पहले तो क्राउड फंडिंग है, फिर इक्विटी फंडिंग है, फिर पीयर टू पीयर लेंडिंग है, फिर स्टार्टअप फंडिंग है, फिर डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है। बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखिए क्राउड फंडिंग में क्या है कि जब बहुत सारे लोग, ठीक है, 1000, 2000, 10,000 लोग इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए पैसा एक स्टार्टअप को फंड करता है, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है, हम पैसा एक स्टार्टअप को फंड करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग। मैं अगर आपके लिए पढ़ूँ तो क्राउड फंडिंग मीन्स रेजिंग मनी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फंड अ प्रोजेक्ट, टिपिकली वाया इंटरनेट, ठीक है। इट जनरली इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स, कॉर्पोरेट्स एंड मैनी मोर इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, लोन्स और नथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग में क्या है? वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे क्या है कि हम जो पैसा रेस कर रहे हैं, ठीक है, हम जो पैसा रेस कर रहे हैं उसके बदले में कंपनी इक्विटी दे रही है अपनी। से सपोज मैंने इंटरनेट के ज़रिए 10,000 लोगों से काफ़ी पैसा रेस किया, लेकिन बदले में मैंने इक्विटी दे दी अपनी। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटी फंडिंग। एक होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसमें क्या है कि मैंने जो पैसा रेस किया वो लोन के फॉर्म में किया, अनसेक्योर्ड लोन के फॉर्म में किया। मैंने बदले में इक्विटी वगैरह नहीं दी, मैंने वो पैसा लोन के फॉर्म में रेस किया। अब मैं उनको हर साल क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। एक होता है स्टार्टअप फंडिंग। ये वही चीज़ है कि आप किसी स्टार्टअप को फंड कर रहे हो, 10,000 लोग मिलके, ठीक है, इंटरनेट के ज़रिए एक स्टार्टअप कंपनी को फंड कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप फंडिंग।
एक होता है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। 10,000 लोगों ने इंटरनेट के ज़रिए एक कंपनी को डोनेशन दिया बस, ना कोई उसमें इक्विटी था, ना कोई लोन था, बस डोनेशन दिया। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कॉन्टेम्परेरी में: क्राउड फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। देखिए क्राउड फंडिंग फिर से, जब काफ़ी लोग मिलके, मतलब नंबर में आप ले लीजिए तो 1,000, 2,000, 10,000 लोग मिलके इंटरनेट के ज़रिए एक कंपनी को, एक स्टार्टअप को फंड करते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। एक होता है इक्विटी फंडिंग, ये वही चीज़ है, लेकिन बस क्या है इसमें कि जो 1,000 लोग मिलके जो पैसा फंड कर रहे हैं वो इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी कर रहे हैं, मतलब बदले में सामने वाली कंपनी की इक्विटी ले रहे हैं, ठीक है। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है कि इसमें जो लोग पैसा फंड कर रहे हैं वो लोन के फॉर्म में कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन के फॉर्म में कर रहे हैं, तो बदले में सामने वाली कंपनी से क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। एक होता है स्टार्टअप फंडिंग, जब कुछ लोग मिलके पैसा फंड करते हैं कि स्टार्टअप को, 10,000 लोग मिल गए थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इंटरनेट, उन्होंने एक स्टार्टअप को फंड कर दिया, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टअप फंडिंग। लास्ट है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो हम पैसा फंड कर रहे हैं वो डोनेशन के फॉर्म में कर रहे हैं, हमको बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ना हमको बदले में इक्विटी चाहिए, ना बदले में कोई इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। वो बस फ्री में चैरिटी के तौर पे हम उसको डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका। तो आई थिंक आपका जो मिसलिनियस जो भी टॉपिक्स थे वो सब ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। ठीक है। और जो मैंने आपको रीड करने को दिया था क्लास में वो मैंने टच नहीं किया रिवीजन पे, ठीक है। वो आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो रीड वाला पोर्शन है कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। उसको मैं क्या रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप उसको पढ़ लेना। तो आई थिंक चैप्टर रिवाइज़ हो चुका है मेरे एंड से, ठीक है। कुछ अगर बाकी होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, लेकिन आई थिंक मैंने सारा एरिया टच कर लिया है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।